हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं टाटा कॉफ़ी के बारे में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको थोड़े समय के लिए रुकना चाहिए या फिर आपको इस कंपनी में बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप किसी भी शेयर का एनालिसिस मिस नहीं कर पाओगे। तो मैं होप करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाटा कॉफी क्या काम करता है। देखिए, टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर, अब आप यहां पर ये पूछोगे कि टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी में क्या डिफरेंस है। देखिए, टाटा कॉफी जो मेन धंधा है वो सिर्फ कॉफी से रिलेटेड है। मतलब यहां पर वो मेन प्रोडक्शन का ध्यान, मतलब मेन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान यहां पर कॉफी पर दिया जाता है। जबकि जो इनकी टाटा कंज्यूमर वाली कंपनी है वहां पर मेन प्रोडक्शन का ध्यान आपका वो टी के ऊपर दिया जाता है। तो टाटा कॉफी का काम ये है, वो देखो, एक तो प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कॉफी को बनाते हैं, फिर उसके बाद उसी के रिलेटेड ट्रेडिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉफी को वापिस बेचने का वो काम करते हैं। तो देखिए, अब आपको इसका डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दिया कि टाटा कॉफी का मेन काम है कॉफी को मैन्युफैक्चर करना और उसको सेल करना, और जबकि टाटा कंज्यूमर का मेन फोकस किस पे रहता है, चाय के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में टी। तो देखिए, इसका मेन धंधा कॉफी का है, तो कॉफी तो खासी बढ़िया है, क्योंकि मतलब इंडिया में इतना नहीं चलता है, लेकिन वर्ल्ड में कॉफी का यूज बहुत ज्यादा होता है। जबकि जो चाय होती है उसका यूसेज सिर्फ इंडिया में ही ज्यादा होता है, जबकि बाहर इतना उसका यूसेज नहीं होता है। तो देखिए, कंपनी का क्या काम करती है ये तो हमने जान लिया। अब हम कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालते हैं। तो आप ये देखिए, कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एकदम नी के बराबर है, एकदम छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी आप इसको कह सकते हो एक तरीके से। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है सिर्फ 2033 करोड़ की, सिर्फ छोटा सा ये स्टॉक है। अब अगर मैं इसके पी रेशियो की बात करूं तो देखिए, इसका पी रेशियो निकल कर आता है 21.69, जबकि अगर आप इसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो निकल कर आता है 59 रुपीज पे। तो अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले ही आपको 1/3 प्राइस पे मिल रहा है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले तो ये शेयर खासा ही सस्ता है। अब रही बात इसकी बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी कंपनी के शेयर की 90.18 की कंपनी की बुक वैल्यू है। और अगर मैं इसके प्राइस टू बुक रेशियो की बात करूं तो वो भी इतना महंगा निकल कर नहीं आता है, वो भी 1.21 का निकल कर आता है। तो देखिए, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो भी ये बता रहा है कि शेयर इतना महंगा नहीं है, और कंपनी का पी रेशियो भी ये बता रहा है कि कंपनी का शेयर अभी खासा सस्ता आपको मिल रहा है। और रही बात कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, अगर अभी कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से डिविडेंड यील्ड को निकाला जाए तो वो निकल कर आता है 1.38%। तो ये भी खासा बढ़िया है। अगर देखा जाए तो मोस्टली बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिसके अंदर 1% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1.5% का लगभग डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है। तो एक तरीके से इतना भी नहीं है, लेकिन एक तरीके से रीजनेबली ओके वाली बात है यहाँ पर। और रही बात यहाँ पर आपके डिलीवरेबल्स की, तो देखिए, आज ही कंपनी के अंदर 36.92% का डिलीवरेबल यहाँ पर आज आपको कंपनी के अंदर देखने को मिला है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। देखा जाए तो अगर हम इसका ओवरव्यू निकालें तो ये पता लगता है कि कंपनी का शेयर अभी आपको एक अच्छे रेटों पर मिल रहा है, सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और इतना महंगा भी नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, अब मैं आपको कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड बताता हूं। अब देखिए, कंपनी की जो टॉप लाइन, जिसको कि मैंने लाइट ब्लू से कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर साल एक अच्छे वैल्यूएशन से बढ़ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर हर साल अगर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि वो ये संकेत दे रहा है कि कंपनी के धंधे में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी का धंधा हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन अगर मैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखूं तो देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खासी कम होती गई है। और हर साल मतलब जो कंपनी ने 2017 में मुनाफा कमाया था वो 2020 में उसका आधा मुनाफा कमाया है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन वो तो जब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट के एक्चुअल फिगर्स बताऊंगा तब मैं आपको वो बता दूंगा। तो अभी यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि कंपनी के जो बॉटम लाइन जो कि कंपनी का प्रॉफिट है वो गिर रहा है, जबकि रेवेन्यू हर साल बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए आप, ये खासा बढ़िया है। ये है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए कंपनी के अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो देखिए 57% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। तो इसको मैं बढ़िया बोलूंगा, एक ही बढ़िया एकदम बढ़िया टॉप क्लास प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पर। अब प्रमोटर होल्डिंग वो होती है मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं वो प्रमोटर होते हैं कंपनी के। लेकिन यहाँ पर बड़े लोगों की होल्डिंग खासी कम है। देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर सिर्फ 2% है, जबकि डीआईआई की भी यहाँ पर सिर्फ 5.5% की होल्डिंग ही है। अब यहाँ पर आप देखिए एफआईआई की होल्डिंग सिर्फ 0.04% है। तो ऐसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप अधिकतर देखना कोई भी स्मॉल कैप वाला शेयर होता है उसके अंदर एफआईआई नी के बराबर पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वो देखने को मिला है। और स्मॉल कैप कंपनीज में आपको एक ही इन्वेस्टर होता है जो प्रमोटर के बाद जिसकी होल्डिंग आपको ज्यादा लगती है, वो होते हैं आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर। देखिए यहाँ पर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पर 36% है, मतलब मोटा मोटा 64% ही बड़े लोगों के पास है, जिसमें से 57% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है। तो यहाँ पर आप देखिए 7% की होल्डिंग ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड डीआईए और एफआईआई के पास पड़ी हुई है। तो यही एक कारण है कि शेयर में आपको ये शेयर इतना भागा हुआ नहीं है और अपने सस्ते रेटों पर आपको ये शेयर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर इन तीनों में से कोई भी कंपनी के अंदर घुसता है तो आपको एक बढ़िया खासा इसमें पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि फिर ये शेयर महंगे रेटों पर भी मिलेंगे आपको अगर इनमें से कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो। अब ये देखिए ये इसका प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है जो कि पिछले 1 साल 3 महीने का दिया हुआ है। देखिए पिछले 1 साल 3 महीने से कंपनी की जो होल्डिंग पैटर्न है कंपनी के प्रमोटर्स का वो एकदम कांस्टेंट है। ये एक बहुत बढ़िया बात है। ये संकेत दे रहा है कि कंपनी के प्रमोटर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी, इसलिए उन्होंने न तो अपने स्टेक को बेचा है और न ही कुछ किया है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। इसको मैं बोलूंगा कि ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि शेयर आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा होता है तो सीधी सी बात है कि आगे चल के वो कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है, क्योंकि उनको कंपनी के इन एंड आउट के बारे में पता होता है। अब ये देखिए आप, अगर मैं कंपनी की टॉप लाइन जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम, एक दूसरी लैंग्वेज में आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो। देखिए 2018 में हुआ 1589 करोड़ का कंपनी की टोटल इनकम हुई कंपनी की। फिर उसके बाद वो बढ़कर हो गई 1822 करोड़, मतलब लगभग 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर आपको कंपनी की टोटल इनकम में देखने को मिल गया। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे 1986 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर अगर उसकी बात करें तो 164 करोड़ की यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला। और अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज में बात करूं तो 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको कंपनी की टोटल इनकम में देखने को मिला। लेकिन अगर आप एट दी एंड अगर कंपनी का मुनाफा देखोगे तो ऑल्दो वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तो है, लेकिन 2018 के मुकाबले वो कम है और लगभग 46 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट कम निकल कर आया है अगर आप मार्च 2018 से देखोगे तो यही एक फैक्टर है। अब इसका क्या रीजन है अब आप वो देखिए ऊपर आप देखिए कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट, कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट में उस साल के मुकाबले लगभग 30 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर मैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस भी 400 करोड़ बढ़े हैं अगर मैं 2018 से उसको कंपेयर करूं तो। देखिए कंपनी का जो सेल्स है उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद में नेट प्रॉफिट कम हुआ। देखिए ऊपर कंपनी की टोटल इनकम उस साल के मुकाबले 400 करोड़ बढ़ी हुई है, लेकिन बाद में एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो गया। तो इसलिए मेरे ख्याल से कंपनी के धंधे पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है।
कोविड के चलते थोड़े से एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं, तो उसी के चलते आपको यहां पर थोड़ी सी नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। अब आप ये देखिए, अगर अब मैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो देखिए कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर होता है वो भी कंपनी के नेट प्रॉफिट से ही निकलता है। तो सीधी सी बात है कि अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है 2018 के मुकाबले, तो सीधी सी बात है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी गिरेगा। तो यहां पर आप देखिए वो निकल कर आ रहा है 4.41, जबकि 2018 में था 5.71। तो मैंने आपको इसका रीजन भी बता दिया कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्यों गिरा है, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो उसकी वजह से गिरी है, जो कि कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हैं उसमें आपको एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसी के चलते कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी गिरा है। अब आप ये बोल रहे होंगे कि मैं हर समय में आपको एक ही रीजन दे रहा हूं। देखिए ये जिसकी वैल्यू उससे निकल रही है तो उसका रीजन यही होगा, लेकिन एक पॉजिटिव वाली बात है जो कि अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हैं तो देखिए, भले कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा लेकिन 2018 के मुकाबले 2019 में कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 4 रुपए बढ़ी। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो लगभग आपको 5% का ग्रोथ यहां पर आपको कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला। फिर उसके बाद फिर से यहां पर आपको लगभग 8 रुपए का ग्रोथ यहां पर आपको कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो लगभग 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहां पर आपको कंपनी की बुक वैल्यू में देखने को मिला है, अगर मैं 2019 से कंपेयर करूं तो देखिए कंपनी की बुक वैल्यू एक ऐसा फैक्टर है जो कि बता रहा है कि कंपनी की बुक में पोजीशन खासी बढ़िया है और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अब आप ये देखिए कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें भी अगर आप देखोगे कि 2018 के बाद 2019 में लगभग 4% की गिरावट हुई थी इसमें, और उसके बाद वापिस से कंपनी का अच्छे सिचुएशन पे है और लगभग 3% की बढ़ोतरी आपको कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखने को मिली है। तो देखिए अगर मैं कंपनी को प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो कंपनी खासा बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब आप देखिए कंपनी की अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो ऑल्दो ये भी 2018 से गिरा जरूर है, लेकिन 2019 के मुकाबले इसमें भी 2% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एट दी एंड यही मैटर करता है। अब अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो यहां पर आपको पता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है और वो एक्सपेंसेस के चलते गिरा है। तो सीधी सी बात है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखिए 2019 में 5.92% था, लेकिन अभी फिर भी 2% ऊपर हो गया है। लेकिन देखिए इसके अंदर वैसे भी नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कॉफी एक कमोडिटी है, इसकी रेट कभी मार्केट में थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, इसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर इसका प्राइस निकलता है। तो ये सीधी सी बात है कि इसमें मार्जिन परसेंटेज हमेशा ही कम रहेगा। इसमें मैटर ये करता है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या नहीं। अगर कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी में ग्रोथ नजर आएगा। अब आप देखिए अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करूं तो ये भी खासा पुअर है। देखिए 2018 में 9.5% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी था और उसके बाद तो ये लगभग 4% गिर गया था, लेकिन इस बार फिर से लगभग 1% ये बढ़ा है। तो एक थोड़ी सी राहत वाली बात जरूर है अगर हम 2019 के मुकाबले कंपेयर करें तो। लेकिन देखिए अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज गिर रहा है तो ये एक नेगेटिव ही है। भले एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े, लेकिन एक साल के अंदर कंपनी की कैपिटल बढ़ी होगी, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन तो भी कंपनी उतना ही मुनाफा कमा पा रही है। तो ये एक गलत बात है और ये इसमें थोड़ा सोचने वाली बात भी बनती है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि कंपनी का आरओसी तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है और ये एक पॉजिटिव बात है जो कि एक फैक्टर बताता है कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी को एक बारी को इग्नोर कर सकते हो। अब अगर मैं कंपनी के देखिए ये ज्यादा क्यों है आरओसी, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट ही तो बढ़ा है, तो उसी के चलते तो कंपनी के आरओसी में आपको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। अब ये क्यों गिरा है? क्योंकि देखिए, कंपनी के पिछले एक साल के अंदर कंपनी के एसेट बढ़े होंगे, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन उस एसेट के ऊपर कंपनी ने उतना मुनाफा नहीं कमाया जितना कि वो 2018 में कमा पा रही थी। 2018 में कंपनी के जितने टोटल एसेट थे उसमें से कंपनी 3.66% का मुनाफा कमा रही थी। अब वो सिर्फ 2.31% का मुनाफा कमा रही है उसके टोटल एसेट के ऊपर। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन ये जो तीनों फैक्टर्स है ये नेट प्रॉफिट में निकलते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट क्यों गिरा है ये तो आपको पता ही है। कंपनी के थोड़े से इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ने की वजह से और एक्सपेंसेस एकदम ज्यादा बढ़ने की वजह से ही आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये देखिए, ये तो खासा अट्रैक्टिव है। अगर मैं कंपनी के करंट रेशियो की बात करूं तो देखिए 2018 में 1.78 था और जबकि 2019 में ये लगभग 0.13 गिर गया था। तो 0.13 गिर के ये 1.65 हो गया था। लेकिन फिर भी कंपनी की 2019 में भी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी बढ़िया थी, क्योंकि जिस कंपनी का करंट रेशियो 1 से ऊपर होता है तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी अच्छी है। और जो कंपनी की करंट लाइबिलिटीज है जो कि कंपनी को 1 साल के अंदर पे करनी होती है उसको पे करने में कंपनी को कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 0.5 की फिर से आपको यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल गई। पहले 1.65 था, फिर हो गया 1.70। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी अच्छी है और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। और रही बात क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो भी एक तरीके से स्टेबल जरूर है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी का करंट रेशियो बढ़िया है तो उसके बाद में क्विक रेशियो देखना इतना नहीं बनता है। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो 2018 में ये 0.87 था। फिर उसके बाद ये बढ़कर हो गया 0.96, मतलब 0.9 की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखने को मिल गई। लेकिन फिर यहां से फिर से ये 0.96 से 0.92 हो गया। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन देखिए, कंपनी का डेट मतलब है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कंपनी का डेट उतना ही है जितना कि उसकी इक्विटी है। इक्विटी से भी कम कंपनी का डेट है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर कंपनी के ओनर्स का पैसा उधारी से ज्यादा होता है तो उसको मैं बढ़िया बोलता हूं। वैसे अगर ये यहां तक मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 भी हो जाता है तो भी मैं बढ़िया बोलूंगा। 2 से ऊपर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना बनता है। अब अगर मैं इसके कवरेज रेशियो की बात करूं तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भले ही पिछले 2 साल के मुकाबले गिरा जरूर है, लेकिन इसको भी मैं बहुत बढ़िया बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1-2 से ऊपर होते हैं तो वो मेरे ख्याल से एक तरीके से बढ़िया ही है। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी का देखिए, भले ही कंपनी ने 2018 के मुकाबले बढ़िया परफॉर्म नहीं किया हो, मतलब कंपनी ने नेट प्रॉफिट नहीं कमाया हो ज्यादा, लेकिन आप कंपनी के सेल्स परसेंटेज पे जाइए। कंपनी का सेल्स परसेंटेज पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ रहा है। यही एक फैक्टर है जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने को बोलता है कि हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अब अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करूं तो यहां पर इसका डेटा थोड़ा अनअवेलेबल है। अगर इसका डेटा अवेलेबल होता है तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के वुमेन एम्प्लॉयज की बात करूं तो कंपनी ने 50% एम्प्लॉयज वुमेन है कंपनी के, मतलब जितने टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पर काम करते हैं उसमें से 50% वुमेन काम करती है यहाँ पर। और अगर मैं इसकी कॉफी की क्वालिटी की बात करें तो 95% प्रीमियम क्वालिटी कॉफी है इनकी। और इनकी अगर रोस्टरीज की बात करें, ऑफ विच 1 इज डेडिकेटेड फॉर स्टारबक्स प्रोडक्शन। देखिए, 2 इनकी रोस्टरीज है जिसमें से एक तो स्टारबक्स जहां पे कॉफी मिलती है 150-200 रुपए की एक, वहां पर भी इनके एक प्रोडक्शन का काम चलता है। और अगर इसके वाटर कैपेसिटी की बात करें तो 100% वाटर कैपेसिटी है रोबस्टा प्लांटेशन इरिगेशन के लिए। 18 कॉफी स्टेट से इनके पास जहाँ पे ये कॉफी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 6 टी के स्टेट्स भी है इनके पास और एक जो है कंबाइंड कॉफी एंड टी स्टेट जहाँ पर ये कॉफी को भी उगाते हैं और चाय को भी उगाते हैं। तो देखिए, और ये देखिए आप,
8,000 हेक्टेयर्स ऑफ कॉफी स्टेट्स इन साउथ इंडिया। तो देखिए कंपनी के पास जमीनें इतनी बढ़िया हैं, कंपनी के एसेट्स इतने बढ़िया हैं, वो तो आपको बुक वैल्यू में ही नजर आ गया था कि कंपनी की बुक वैल्यू जो हर साल बढ़ रही है। और 42 कंट्रीज जहां पर इनकी कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए आप वर्ल्ड के अंदर इंडिया में ही सबसे कम कॉफी को पिया जाता है, बाकी बाहर कॉफी का यूसेज खासा ज्यादा है। और अगर इसके टी स्टेट्स की बात करें तो देखिए 24 हेक्टेयर्स ऑफ टी स्टेट्स इन साउथ इंडिया, तो ये भी खासा बढ़िया है। अब आप ये देखिए, ये कंपनी अभी चल रही है, इसका जो शेयर का रेट है वो भी चल रहा है 107.30 पैसा। और अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई को देखूं तो वो निकल कर आता है 183.50। तो देखिए भाई साहब, अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई से अगर कंपेयर करूं तो लगभग आपको खासा सस्ता मिल रहा है, 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है अगर आप इसको ऑल टाइम हाई से कंपेयर करो तो। लेकिन आप देखिए कंपनी की जो सेल्स थी उसमें मेरे को कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एट दी एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट कम निकल कर आया। तो मेरे ख्याल से उसी की वजह से यहाँ पर मार्केट ने उस नेट प्रॉफिट को फैक्टर इन कर रखा है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो टाटा कॉफी मेरे ख्याल से एक बढ़िया कंपनी है, क्योंकि कॉफी का यूज कभी बंद नहीं होगा और ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉफी है टाटा कॉफी। तो मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है और ये प्राइस एकदम बढ़िया है। देखिए अगर ये 160 से जितना भी गिरता है तो वहां पर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से शेयर खासा बढ़िया है और इसमें आगे जाके, अभी ये स्मॉल कैप है, आगे जाके मैं इसकी लार्ज कैप की तो आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूं कि आने वाले 2 साल में या फिर 2 साल से कम में ही ये आपको मिड कैप होता हुआ नजर आएगा। मतलब इसकी जो मार्केट कैप जो अभी सिर्फ 2033 करोड़ है, वो आपको 1 या 2 साल में आराम से 10,000 करोड़ से ऊपर होती हुई नजर आएगी। तो देखिए मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है, कंपनी काफी बढ़िया है। तो इसमें आपको इसका जो लास्ट बाय मतलब अभी अभी मतलब ये जिस प्राइस पे चल रहा है उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ये यहाँ से जितना गिरता है उतने उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ऊपर तक आप कितने में तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए अगर मैं इसके ऊपर तक की बात करूं तो 140 रुपए तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 140 तक भी। मतलब अगर ये शेयर कल 10% भाग भी जाता है तो आप नाराज मत होइए, आप फिर भी इस शेयर को ले लीजिए। और हाँ देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको 1-2 महीने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप में अगर कैपेसिटी है कि आप 3 साल तक होल्ड कर सकते हो तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, बाकी आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको टाटा कॉफी के शेयर का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे मेरे को पता पड़ेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और हाँ, अगर आपको कोई और शेयर का एनालिसिस भी चाहिए हो, मतलब कोई आपकी फेवरेट कंपनी हो, तो मैं उसका एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।